हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 111 क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एग्जामिन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोच टू इंटरप्रेट पॉलिटिकल थॉट्स। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि किसी पॉलिटिकल आइडिया का मतलब उसके लिखने के समय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कैसे बढ़ता है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन में हमें प्लेटो के एजुकेशन के विचार को बताना है, जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन से सोल डेवलप होती है और आइडियल स्टेट बन सकती है। क्वेश्चन 3, एनालाइज हाउ द एरिस्टोटेलियन स्टेट इज कंपैरेबल टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एरिस्टोटल ने स्टेट को एक जीवित ऑर्गेनिज्म जैसे क्यों बताया, जिसमें सब पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें हमें बताना है कि फेमिनिज्म क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट को जेंडर के एंगल से कैसे समझता है। बी, नेचुरल राइट्स। इसमें हमें नेचुरल राइट्स का मतलब और उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी में इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब हॉब्स थियरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हॉब्स कहता है लोग अपने राइट्स एक रूलर को देते हैं ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। क्वेश्चन 6, explain why Machiavelli argued that the state was more important than morality। इसमें हमें मैकियावेली के आइडिया को समझाना है कि स्टेट की रक्षा मोरालिटी से ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसमें हमें लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार बताने हैं, जिसमें वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पर्सनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी में क्या फर्क होता है। बी, पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें हमें बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्लासिकल थियरीज और फिक्स्ड मीनिंग्स को कैसे चैलेंज करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोच टू इंटरप्रेट पॉलिटिकल थॉट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिटिकल थॉट्स को समझने के लिए टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों का एनालिसिस क्यों जरूरी होता है। मतलब हमें यह बताना है कि किसी थिंकर के विचार उसके लिखे गए शब्दों और उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों दोनों से कैसे प्रभावित होते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल फिलॉसफी में आइडियाज को समझने के लिए सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना काफी नहीं होता। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोच का मतलब है किसी थिंकर के विचार को समझने के लिए उसका लिखा हुआ टेक्स्ट और उस समय का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझना। ये अप्रोच बताता है कि एक विचार क्यों दिया गया था, उसका मकसद क्या था और समय के अकॉर्डिंग उसका क्या मतलब था। क्वेंटन स्किनर और कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स इस मेथड से जुड़े हुए हैं। मेन बॉडी। 1, टेक्स्ट का अर्थ पॉलिटिकल थॉट में। टेक्स्ट का मतलब है किसी पॉलिटिकल थिंकर ने जो लिखा, उनके आइडियाज, लैंग्वेज और आर्ग्यूमेंट्स। इसका एनालिसिस करने का मतलब है लैंग्वेज का मीनिंग, स्ट्रक्चर और इंटेंशन को समझना। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ के हमें जस्टिस, आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। 2, कॉन्टेक्स्ट का रोल इन इंटरप्रिटेशन। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है उस समय का सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड। ये समझने में मदद करता है कि थिंकर ने अपने विचार किस परिस्थिति में दिए। एग्जाम्पल, हॉब्स का लेवायथन अगर इंग्लिश सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो उसकी सोवरन पावर की थियरी क्लियर होती है। कॉन्टेक्स्ट से हमें डीपर मीनिंग और पर्पस समझ में आता है। 3, कैम्ब्रिज स्कूल और क्वेंटन स्किनर का योगदान। मॉडर्न टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट अप्रोच का क्रेडिट कैम्ब्रिज स्कूल को दिया जाता है, जैसे क्वेंटन स्किनर, पोकक और डन। स्किनर कहते हैं कि पॉलिटिकल टेक्स्ट्स को स्पीच एक्ट्स के रूप में समझो, जैसे किसी समय में किसी काम के लिए लिखा गया हो, जैसे समझाना, वर्णन करना, जस्टिफाई करना।
वो कहते हैं कि हमें किसी टेक्स्ट को आज के नजरिए से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उस समय के थॉट प्रोसेस के हिसाब से समझना चाहिए। इस अप्रोच में ऑथर का इंटेंशन और उस वक्त के कन्वेंशंस दोनों का एनालिसिस होता है। 4. टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट अप्रोच की इंपॉर्टेंस और ये क्लासिकल वर्क्स के गलत इंटरप्रिटेशन से बचता है, थिंकर्स के रियल मोटिवेशंस और मीनिंग को समझने में मदद करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी में भी यूजफुल है, जैसे मैकियावेली और लॉक की राज्य शक्ति के विचारों को समय के अकॉर्डिंग कंपेयर करना। हर समय का बैकग्राउंड अलग होता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कंक्लूजन: टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट अप्रोच से पॉलिटिकल थॉट्स का डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। ये थिंकर के ओरिजिनल इंटेंट को समझने में मदद करता है और उनके समय के सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को भी एक्सप्लेन करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी को उसके दायरे में समझना ही इस मेथड की खूबी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2. एक्सप्लेन प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार को समझाना है, जो उनकी किताब द रिपब्लिक में दिए गए हैं। बताना है कि उन्होंने एजुकेशन को सोल डेवलपमेंट, स्टेट स्ट्रक्चर और लोगों के नेचुरल एबिलिटीज के हिसाब से कैसे जोड़ा। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन और इसका मैं पर्पस भी एक्सप्लेन करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। प्लेटो एक महान ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्होंने एजुकेशन को एक मोरल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस माना। उनके लिए शिक्षा सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि सोल को सच्चाई और ज्ञान की तरफ ले जाना है। द रिपब्लिक में उन्होंने आइडियल एजुकेशन सिस्टम बताया, जिसमें फिलोसोफर किंग बनाने का उद्देश्य था। प्लेटो मानते थे कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के नेचुरल एबिलिटी के अनुरूप होनी चाहिए। मेन बॉडी। 1. एजुकेशन का उद्देश्य, पर्पस। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का गोल है व्यक्ति का मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उनकी एलेगरी ऑफ द केव के माध्यम से यह दिखाया गया है कि शिक्षा आदमी को इल्यूजन से रियलिटी की तरफ ले जाती है। शिक्षा का एक और मकसद ये है कि लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी के अनुसार स्टेट में रोल निभाएं। 2. ट्राइपार्टाइट सोल और शिक्षा का संबंध। प्लेटो कहते हैं कि सोल 3 पार्ट्स का होती है, रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटेटिव। एजुकेशन का काम है इन तीनों में बैलेंस बनाना और रैशनल पार्ट को लीड करने देना। जिनके अंदर रैशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो रूलर्स बनते हैं, स्पिरिटेड वाले सोल्जर्स और बाकी प्रोड्यूसर्स। 3. शिक्षा के चरण, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। 0 to 6 साल बच्चों को खेल, कहानियों और फिजिकल डेवलपमेंट के जरिए मॉरल ट्रेनिंग मिलती है। 7 to 18 साल म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, बेसिक मैथ्स और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। 18 to 30 साल जो स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली केपेबल होते हैं, उनको एडवांस मैथ्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाता है। 30 to 50 साल ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का स्टेज होता है, जिसमें गवर्नेंस और रियल लाइफ एक्सपोजर दिया जाता है। बेस्ट स्टूडेंट्स को फिलोसोफर किंग बनाया जाता है। 4. शिक्षा और आइडियल स्टेट। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन के जरिए सोसाइटी के 3 वर्ग, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, को पहचाना जा सकता है। फिलोसोफर किंग बनाने के लिए सबसे उचित शिक्षा जरूरी है। एक जस्ट स्टेट तभी बन सकती है जब हर व्यक्ति अपना रोल सही से निभाए, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ एजुकेशन से। कंक्लूजन: प्लेटो की एजुकेशन थियरी सोल और माइंड दोनों के डेवलपमेंट पर जोर देती है। उनका मानना था कि एजुकेशन से एक न्याययुक्त और बैलेंस समाज बन सकता है। आज भी उनके विचार मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंस्पायर करते हैं, खासकर मोरल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एरियाज में। प्लेटो के लिए एजुकेशन एक ऐसी कला थी जो सोल को रोशनी की तरफ ले जाती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. एनालाइज हाउ द एरिस्टोटेलियन स्टेट इज कंपैरेबल टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें एरिस्टोटल के विचार को समझना है, जिसमें उन्होंने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित शरीर, के रूप में कंपेयर किया है। हमें बताना है कि कैसे स्टेट के अलग अलग पार्ट्स एक बॉडी के ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल एक महान क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स में स्टेट को एक जीवित शरीर की तरह डिस्क्राइब किया। उनका मानना था कि स्टेट एक नेचुरल और ऑर्गेनिक एंटिटी है, जिसमें हर पार्ट का अपना एक रोल है, लेकिन सबका एम एक ही होता है, कॉमन गुड। जैसे एक बॉडी के ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं,
वैसे स्टेट के लोग, इंस्टीट्यूशंस और लॉस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. एरिस्टोटल का राज्य को नेचुरल एंटिटी मानना। एरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य इंसान के नेचर से निकलता है और ये इंसान के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल सिर्फ एक पॉलिटिकल समझ में हाई अचीव कर सकता है। 2. लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुलना। एरिस्टोटल स्टेट को एक लिविंग बॉडी से कंपेयर करते हैं जिसमें नागरिक, सिटीजन्स, सेल्स या ऑर्गन्स जैसे होते हैं, अपना काम करते हैं। रूलर या कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेन या हार्ट जैसे पूरी बॉडी को गाइड करता है। कानून, लॉज, नर्वस सिस्टम की तरह कोऑर्डिनेशन और जस्टिस बनाए रखते हैं। ये तुलना ये बताती है कि सभी पार्ट्स का सही तरीके से काम करना जरूरी है। 3. स्टेट के फंक्शंस का विभाजन। एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट के 3 मेजर काम होते हैं, डिलिबरेटिव, लॉ मेकिंग, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव, कानून को लागू करना, जुडिशियल, डिस्प्यूट्स को सुलझाना। ये तीनों फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक पार्ट वीक या करप्ट हो जाए तो पूरी स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे बॉडी में किसी ऑर्गन का फेल हो जाना। 4. एकता और कॉमन गुड का महत्व। एरिस्टोटल के लिए स्टेट का मेन पर्पस होता है यूडेमोनिया, यानी सबका भला और अच्छी जिंदगी। जैसे बॉडी में हार्मनी चाहिए, वैसे स्टेट में भी यूनिटी होनी चाहिए। अगर लोग सेल्फिश या डिवाइडेड हो जाएं, तो स्टेट एक बीमार बॉडी की तरह हो जाता है। वो फैक्शंस और एक्सट्रीम क्लास डिफरेंस से भी वर्न करते हैं। 5. आज के दौर में इसका महत्व। आज भी कई स्कॉलर्स इस एनालॉजी को यूज करते हैं। फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट एक बॉडी के पार्ट्स की तरह काम करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, जुडिशरी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक फेल हो तो सिस्टम हिल जाता है। कंक्लूजन। एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट कि स्टेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बताता है कि राज्य एक नेचुरल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सभी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तभी जस्टिस, ऑर्डर और कॉमन गुड बनाए रख सकते हैं। यह थियरी आज भी पॉलिटिकल थियरी में रेलेवेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Feminist interpretation. B. Natural rights. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग छोटी पर इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है, जिसमें आपको बताना है कि पॉलिटिकल थॉट को जेंडर के पर्सपेक्टिव से कैसे समझा जाता है। दूसरे पार्ट में नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसका ओरिजिन, मीनिंग और पॉलिटिकल फिलॉसफी में रोल। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स छोटे पर मीनिंगफुल पॉइंट्स को समझाते हैं। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल थॉट को जेंडर के एंगल से एनालाइज करता है। नेचुरल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, बिना किसी लॉ के। दोनों ही टॉपिक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी में नए और जरूरी पर्सपेक्टिव्स देते हैं। मेन बॉडी। ए. फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन। 1. अर्थ और बैकग्राउंड। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी को क्रिटिसाइज करता है जो महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर करता था। 20th सेंचुरी के फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बाद इसका प्रचार हुआ, जिसमें पावर और पेट्रियार्की को समझा गया। 2. की थीम्स। क्लासिकल थिंकर्स जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, etc. ने मोस्टली न्यूट्रल या मेल सेंट्रिक आइडियाज दिए। फेमिनिस्ट सोच ये कहती है कि पब्लिक प्राइवेट डिवाइड ने वीमेन को पॉलिटिकल स्पेस से दूर रखा। 3. इंपॉर्टेंट थिंकर्स और व्यूज। कैरल पटेमन ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को पेट्रियार्कल कहा। सुजन मॉलर ओकन ने जस्टिस थियरीज में जेंडर बायस को हाईलाइट किया। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशंस ये सवाल उठाते हैं कि औरतें हिस्टोरिकली पॉलिटिकल सिटीजनशिप से वंचित क्यों रही। 4. आज के संदर्भ में फेमिनिस्ट लेंस पॉलिटिकल थियरी में इंक्लूसिविटी लाता है। ये बताता है कि जेंडर, कास्ट, क्लास जैसे फैक्टर्स का पॉलिटिकल थॉट पर क्या इम्पैक्ट होता है। बी. नेचुरल राइट्स। 1. डेफिनेशन और बैकग्राउंड। नेचुरल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। एनलाइटनमेंट पीरियड में थिंकर्स जैसे लॉक और रूसो ने इनका विकास किया। 2. मुख्य बिंदु। यह राइट्स यूनिवर्सल, इनएलियनेबल और बेसिक होते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। 3. पॉलिटिकल थॉट पर प्रभाव। नेचुरल राइट्स मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेस बन गए।
अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस और यूएन ह्यूमन राइट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स पर इसका असर पड़ा। 4. आलोचना और आज की रेलेवेंस। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेग या कल्चरली बायस्ड होते हैं। फिर भी ह्यूमन राइट्स की डिस्कशंस में ये मॉरल बेस देते हैं। कंक्लूजन। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ने क्लासिकल थियरी के जेंडर बायस को सामने लाया है और नए क्वेश्चंस उठाए हैं। नेचुरल राइट्स ने पॉलिटिकल लिबर्टी और जस्टिस के नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। दोनों हाई कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल थियरी को और इंक्लूसिव बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।